हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का वापस से आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। सो फाइनली इतनी सारी मेहनत मेरे भाई, नवंबर 2021 में हमने प्रिपरेशन जो है वो करना स्टार्ट किया था। और प्रिपरेशन मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो 900 आवर्स से भी ज्यादा के रेगुलर वाले क्लासेस हमने किए, 200 आवर्स से भी ज्यादा के डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो हम लोगों ने किए, वीकली टेस्ट हर हफ्ते दिया, मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो अलग से किया, सुपर 30 डेज का रिवीजन बैच जो है वो हम लोगों ने किया, मैराथन्स किए, परीक्षा पे चर्चाएं हुई 100 से भी ज्यादा आवर्स के लिए, बूस्टर क्लास जो है वो हम लोगों ने की जिसमें एक एक क्वेश्चन को हमने अपने हाथों से प्रैक्टिस जो है वो किया, हर सब्जेक्ट में 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, 40 का रिवीजन जो है वो अलग से हम लोगों ने किया, और लास्ट मिनट रिवीजन जो है वो हमने एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, यानी कि कल अगर आपका एग्जाम है तो आज आप लोगों ने मेहनत जो है वो करी। मतलब इन टोटल अगर मैं यहां पे बात करूं तो 1700 से भी ज्यादा आज के लिए आप सभी के सभी लोगों ने मेहनत जो है वो यहां पे करी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आज मुझे यहां पे ये कहते हुए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि यस, वी डिड इट अगेन, हिस्ट्री क्रिएटेड अगेन। 1700 से भी ज्यादा आज के जो हमारे हार्डवर्क थे, जो हमारी मेहनत थी, वो फाइनली यहां पे पेड ऑफ हुई। फाइनली यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो 6 ऑल इंडिया रैंकर्स इन सीएस एग्जीक्यूटिव जो चेहरे आपके सामने मेरे भाई, गॉट द पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ऑल इंडिया रैंक ऑफ फिजा, फिजा AIR 9 यहां पे लेके आए। फिर इसके बाद में जो सेकंड वाले हैं ऑल इंडिया रैंक का 16 जो हिमांशी अधिकारी, सेकंड ऑल इंडिया रैंक का, गॉट द मतलब ऑल AIR 16 हमारी CS कार्ड इंडिया की दूसरी, गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो मयूर मैकर AIR 18, फिर उसके बाद में सौरभ पहाड़िया AIR 19, फिर उसके बाद में अक्षय नेरकर AIR 19 अगेन, और फिर उसके बाद में तेजस जुंगाड़े AIR 23 अगेन, गॉट द पॉइंट। यानी कि 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जून 2022 के एग्जाम्स के अंदर यहां पे क्या किया है, हिस्ट्री वापस से यहां पे रिपीट किया मेरे भाई। ध्यान रखिएगा कि CS कार्ड इंडिया के जो बच्चे हैं, CS कार्ड इंडिया परिवार के जो बच्चे हैं, वो इतनी मेहनत करते कि हर अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक जो है वो लेके आते ही आते हैं, राइट गाइस। तो आज आप सभी लोगों के लिए इन 6 महारथियों का इंटरव्यू जो है वो हम लोग आप सभी लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, जो कि इस इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में क्या होगा, स्टार्टअप का होगा, गॉट द पॉइंट। इनसे पूछा जाएगा कि सर, आप लोगों ने जब अपनी पढ़ाई यहां पे करी तो क्या पहले से आपने इस चीज के बारे में सोचा था कि मुझे AIR के लिए प्रिपेयर करना है, या कहां से आपको इस बात का मोटिवेशन मिला कि आप दोनों ग्रुप्स के एग्जाम जो है वो दे सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक भी लेके आ सकते हैं? आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन था जब पहली बार उनको ये पता चला कि यस, हमारे बच्चे को एक ऐसी उपाधि यहां पे मिल रही है जो कि जिंदगी भर उनका सर जो है वो फख्र से ऊंचा रखने वाली है? क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इस इंटरव्यू में इन बच्चों से पूछा जाएगा, ताकि जो अगली जनरेशन है, जो दिसंबर 2022 के अंदर अपना एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों को यहां पे मोटिवेशन मिले कि हमें भी ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर जो है वो करना है। अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हम तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। मिलते हैं इंटरव्यू के अंदर। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया रैंकर्स ऐसे वाले बच्चे जिन्होंने अपने आप के अंदर इस बात का बिलीव किया कि यस, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं अगर दोनों ग्रुप जो है वो हम यहाँ पे देंगे तो। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों के दिमाग में एक डायलेमा होता है कि यार, क्या दोनों ग्रुप जो है वो एक साथ पढ़ पाना पॉसिबल होगा? क्या दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम देना, उस एग्जाम में पास कर पाना एक ही अटेम्प्ट के अंदर, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा? तो हियर वी गो कि हमारे साथ में आज के दिन पे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिन लोगों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। मतलब ना कि सिर्फ बोथ ग्रुप जो उसको पास किया, बल्कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो इन लोगों ने हासिल किया है, व्हाट द पॉइंट। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप सारे के सारे बच्चे अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देंगे, और साथ में आप ये भी बताएंगे कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा, कौन से सब्जेक्ट में कितने एग्जाम्शन जो है वो आप लेके आए हो, जो कि 60 से ऊपर मार्क्स आपके रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजा से। फिजा। हाय, गुड इवनिंग सर, आई एम फिजा। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई गॉट AIR 9। ओके। और मुझे 5 सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन मिला है। ग्रुप वन में, यस, ग्रुप वन में 2 सब्जेक्ट्स में SBC एंड कंपनी लॉ,
और ग्रुप 2 में बाकी 3 सब्जेक्ट्स में, कॉर्पोरेट में, फाइनेंशियल में, और आई थिंक मैं इतना नर्वस हो रही हूँ कि अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुपर सुपर, वेरी गुड। ओके, उसके बाद में हिमांशी। हाँ सर। सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है और मेरे 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आई है, एक ग्रुप 1 में और एक ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में मेरी जीआईटीएल में आई है और ग्रुप 2 में एफएसएम में आई है। हाँ। ओके ओके ओके, नाइस। अब मयूर मैकर, मयूर। एग्जैक्टली याद है, लेकिन 4 सब्जेक्ट है आई गेस मेरा। टैक्स में का है ओके। एक जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जेआईटीएल में, मतलब एक्सपेक्ट उस तरीके से नहीं किया था। एग्जाम के दिन जब पेपर हुआ तब पता चला कि जेआईटीएल में आ सकते हैं अच्छे 70। आपको बताया भी था ना। राइट राइट राइट। और सेकेंड इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स में आई थिंक 60 के ऊपर आए। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अक्षय। हेलो सर। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे 3 सब्जेक्ट में एग्जामिशन आएंगे। ग्रुप 1 में 1 सब्जेक्ट में और ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट में, टैक्स लॉ और सीएमए एंड एफएसएम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑल इंडिया रैंक कौन सा है और कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिला है? 23 ऑल इंडिया रैंक है और 4 सब्जेक्ट में एग्जामिशन है सर, एफएसएम और टैक्स और आई थिंक ईबीसीएल में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करते, स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। और सबसे पहला जो सवाल है मेरे भाई, एकदम चिलेक्स वाला सवाल, एकदम एकदम चिलेक्स वाला सवाल, कि जैसे ही आप लोगों ने रिजल्ट देखा तो व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन? जैसे ही आप लोगों ने वहां पे देखा कि ये आपका रिजल्ट है, तो रिएक्शन जो था वो क्या था? और जैसे आपको ये पता चला कि आप ऑल इंडिया रैंक हासिल कर चुके हो, आपका रिएक्शन क्या था? स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज। AIR9 फिजा, सबसे पहले आप। यस सर। तो सर जब मतलब लास्ट हाफ एन आवर बचा था, तभी मेरे को तो ऐसा धक धक होने लग गया था कि पता नहीं क्या ही आएगा। और फिर जब 2 बजे हमने जब रिजल्ट देखा, तो मैंने एकदम देखा, मैंने बस पास पास देखा, क्योंकि पास पास मैं बहुत जोर से चिल्लाई, मैं कहा मम्मा पास हो। और फिर मम्मा तो बिल्कुल इतने इमोशनल हो गए, उनका तो रोना ही नहीं रुका। उसके बाद हमने जब मेरिट लिस्ट चेक करी, तो Okay. यस, जब मैंने देखा कि ओ माय गॉड मैं 9th रैंक पे आई हूँ, तब तो मैं होश में ही नहीं थी। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो गई। बस तो यही था, मतलब गूज बम्स आ गए थे एकदम से कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरिट लिस्ट को भी 4 बार देखा होगा, ये पक्का मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम है, मेरा हाँ, ही। मैंने रोल नंबर भी चेक किया था, क्योंकि मैं ओनली फिजा यूज करती हूँ। मैं कहा हाँ, ये तो मेरा ही है। सर ये तो सभी करते हैं, आई थिंक अपन ने भी किए होंगे, मतलब मैंने भी किया है सर ये। राइट। ओके, हिमांशी। यस सर। सर मैंने मतलब कि जब रिजल्ट आने वाला था, मैं इंतजार कर रही थी अब कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है करके। आखिरी के 10 मिनट्स बचे थे, तब धक 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 सा हो रहा था कि ओ माय गॉड अब क्या रिजल्ट आने वाला है, पास होगा या फेल, क्या होगा। ऐसा तो लगा था कि हाँ पास होंगे, बट लेकिन रैंक के बारे में तो नहीं सोचा था। फिर उसके बाद जैसे मैंने खोला, उसके बाद जैसे देखा कि पास, बस उसी वक्त मैंने नंबर वंबर कुछ नहीं देखे, ज्यादा सीधा पास देखा। सबसे पहले मम्मा को बताया, मम्मी मैं पास हो गई। उसके बाद पापा को कॉल किया कि पापा मैं पास हो गई करके। उसके बाद कुछ टाइम देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मेरिट लिस्ट देखती हूँ। उसके बाद मैंने मेरिट लिस्ट ऐसे देख ली थी, मेरे को लगा नहीं कि मेरे को रैंक वगैरह आया होगा। उसके बाद मैंने मेरिट लिस्ट देखी, उसके बाद मैंने अपना नाम देखा, मैंने सोचा ये मेरा नाम है। फिर मैंने दोबारा चेक किया कि हाँ नाम तो सेम लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि एक बार रोल नंबर भी चेक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने रोल नंबर चेक करा, मैंने फिर से देखती हूँ एक बार कहीं मेरा ही रोल नंबर तो नहीं है। फिर देखा, फिर मेरे को विश्वास है कि हाँ मेरी रैंक आ रही है करके। उसके बाद फिर मैं मतलब कि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सही में मेरी रैंक आई है या नहीं आई है। मतलब कि उस वक्त मतलब कि आंखों में आंसू से आ गए थे एकदम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब इंसान पहली बार अपने नाम की स्पेलिंग बार बार चेक करता है, मेरा ही नाम है ना, हिमांशी में HEE तो नहीं आया है ना, HI ही लिखा हुआ है ना। सर रोल नंबर भी बार बार चेक करता है सर, वो बहुत जरूरी है। बार बार चेक करता रोल नंबर बार बार चेक करता है बंदा। ओके, चलिए मयूर। मेरा तो बहुत ही अलग था सर। ये एग्जाम के आधे घंटे पहले तक 1% भी नहीं कुछ लग रहा कि अभी रिजल्ट है, कुछ है। मुझे इतना पता था गारंटी में मैं पास हो गया। ओके। पहले मतलब पूरा विश्वास था पास। बाकी नहीं पता एआर आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो पता था। तो मतलब डर कुछ नहीं था। मैं चैप्टर ऑफिस के बाहर जाके बस ऐसे रुक गया, वहां पे भी मेरा फोन चल रहा है, कुछ तो वैसे
टाइम पास चल रहा है। बाद में रिजल्ट देखा, पता चला अच्छा पास हो गया। फिर वो सूरज सर को कॉल आने पे पता चला अच्छा रैंक आया है वरना पता ही नहीं था कुछ। भाई साहब चैप्टर ऑफिस में बैठे हैं अपना रिजल्ट देखने के लिए और बोले पास हो गया, और उनको ये नहीं पता कि रैंक हासिल की है। और सर मैं और वो बैठ के दोनों उसका रोल नंबर और पापा का नाम वेरीफाई कर रहे थे। मतलब मैं उससे बार बार पूछ रहा था मयूर माइकर तो मालूम था, बट बोला मयूर अशोक माइकर है ना, अंकल का नाम अशोक है। हाँ बोले पापा का नाम अशोक है। मतलब रोल नंबर बोल, तो उसने पहले रोल नंबर गलत बोला ओके फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वो रोल नंबर सही बोला। मैं फिर से बोल, दोबारा बोल। तो ऐसी कॉमेडी हो रही थी वहां पे हमारी। ग्रेट। अक्षय, नहीं सर, मतलब मेरा ऐसा हुआ कि मेरे भाई का मतलब उसने चेक किया था 150 के अराउंड कुछ वेबसाइट पे दिखा रहा था कि ओके रिजल्ट आउट हुए। सो मुझे पहले लगा कि 2 बजे से पहले नहीं होते। सो हाँ उसने जब बोला वो देखता है तेरे रोल नंबर वगैरह सब डाल के रखा है, तो चेक करने तो चेक कर लेने, तो मैं कर रहा हूँ। सो हाँ मेरा ऐसा होता है, फिर मैंने चेक किया, फिर बस वो 2 वर्ड दिखे, पास पास, बस ओके, वही खत्म हो गया सब। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। सौरभ, सर मेरा तो सर फनी टाइप का था, मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब सर हुआ क्या था कि मैंने चेक किया था रिजल्ट 155 के करीब कि हाँ 453 कुछ आए थे मेरे। हाँ, ओके तो सर मेरे को पता नहीं था रैंक कितने मार्क्स से आता है, तो हम रैंक का सोचा नहीं कुछ। तो हम सर टेलीग्राम का एक ग्रुप था, उसमें हम अपना मार्कशीट भेजा था। तो हाँ मेरा नाम क्या था सर टेलीग्राम में, सिर्फ सौरभ था, सौरभ पहाड़िया नहीं था। तो एक ओके लड़का मेरे को मैसेज करता है कि तुम्हारा नाम सौरभ पहाड़िया है क्या? हम बोला भाई तुमको कैसे पता, मतलब मेरा तो डाला हुआ नहीं है। वो बोलता है तुम्हारा AI-19 आया। तो हम बोला भाई मजाक मत कर, ये सब मजाक करने का नहीं होता है, रिजल्ट का दिन है, तुम खुशी मत करो बेकार में। फिर सर वो मेरे को रिजल्ट का वो भेजा, मतलब लिस्ट भेजा। फिर हम अपना रोल नंबर मैच किया, तब जाके से मतलब विश्वास नहीं हुआ एक बार कि सही में मेरा रैंक आ गया है। वो नाम हम देखा बट हम रोल नंबर मैच किया, क्या पता कोई प्रैंक कर रहा हो, मतलब नाम एडिट करके डाल दिया PDF में। बाप रे, तो वो था सर, फिर फिर दोबारा घर जाके पे फिर बताया वापस से चेक सबको। किया? हाँ फिर सर हम आईसीआई का वेबसाइट से खुद भी चेक किया कि यार खुद देख लेता, पता चला हल्ला हो गया और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो सर इस बार हम खुद से चेक करके फिर proof वगैरह डाला। वही। क्या बात है, क्या बात है। हाँ तेजस, मेरे सर। ख्याल से वापस से कनेक्शन कट हो गया तेजस का, कोई बात नहीं। तेजस आया क्या? नहीं दिख रहा है। ओके, तो एक सवाल आप सभी लोगों से है कि मतलब जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मतलब अगर आपने जून में एग्जाम दिया दैट मींस कि आपने या तो नवंबर में स्टार्ट किया होगा, राइट? नवंबर वाज द टाइम जब आपने स्टार्ट किया होगा अपनी पढ़ाई करना। दिसंबर, 1 दिसंबर। हाँ वही 1 दिसंबर से, नवंबर में आपने CSWD दिया होगा, उसके बाद में आपने 1 दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, राइट? Yes, तो sir. सवाल ये है कि जब आप पहली बार CSWD से एग्जीक्यूटिव में आए, तो क्या तभी आपने इस बात का डिसाइड कर लिया था कि भैया बोथ ग्रुप का मौका है और पूरा तोड़ना है और ऑल इंडिया रैंक हासिल करना है, या जस्ट सोचा था कि यार कैसे तो भी पास हो जाए? मतलब क्या था, व्हाट वाज द एटीट्यूड एट दैट टाइम कि मुझे क्या करना है करके, स्टार्टिंग विद फिजा? सर एक्चुअली जब सीसेट क्लियर हुआ था तो आपकी एक वीडियो आई थी दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप 6 मंथ्स में अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकते हैं। और ओके जब वो मेरे डैड ने ही मेरे साथ बैठ के वीडियो देखी थी, और मतलब उन्होंने बोला, तो इट वाज लाइक कि उन्होंने बोला कि अगर मैं होता तो मैं कर लेता, मैं ट्राई जरूर करता, मैं क्या ऐसे बात है, मौका जाने नहीं देता। तो फिर मैंने बस, आई थिंक मैं मेरे पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं भी दोनों ग्रुप दे के देखूंगी, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं अपने आप को कितना भी पुशअप कर सकती हूँ। तो तभी मैंने मन बना लिया था कि मैं दोनों ग्रुप्स दूंगी। क्या बात है। आज तो मतलब फिर अंकल जी जो हैं वो तो एकदम बहुत ही ज्यादा खुश होंगे कि मतलब उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा कि मैंने अपनी बेटी को पुश किया कि यस यू कैन डू इट, और आज वो चीज हो गई। हाँ जी। ग्रेट, सुपर। हिमांशी? तो पहले तो मैंने सोचा था कि फिर फर्स्ट ग्रुप करूंगी। उसके ओके बाद जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करी तो मुझे लगा कि हाँ मैंने सिलेबस कर लिया है, कम से कम उस ऊपर से रिवीजन भी 1-2 बार कर ली है। तो फिर ओके उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो फिर मैं सेकंड ग्रुप की ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि 2-3 मंथ्स थे। फिर मैंने 2-3 मंथ्स कम से कम सेकंड ग्रुप की पढ़ाई करी। साथ साथ में थोड़ा बहुत मैंने ग्रुप 1 की रिवीजन साथ साथ में चालू रखी। उसके हाँ बाद जब एग्जाम आने वाले थे तब मैंने सोचा कि मैं सेकंड ग्रुप दूँ या ना दूँ, क्योंकि मैंने एक बार मतलब कि सेकंड ग्रुप का भी मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करा ही था, थोड़ी हाँ बहुत रिवीजन भी करी थी, पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह भी सब चीज सॉल्व करी थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार कोई बात नहीं, अगर मैंने अब सोच ही लिया है तो करती हूँ, चाहे अब कुछ भी हो रिजल्ट, एक बार ट्राई तो करना ही है। फिर हाँ, तो फिर साथ में दे ही दिए। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मयूर? जो बोथ ग्रुप का है ना, मैंने जब
मतलब CSET जब से शुरू किया है और जब तक आपका मतलब जब CSET क्लियर होने के बाद आपका वीडियो आता है ना कि आप बताते हो कि दोनों ग्रुप करोगे तो टाइम सेव करोगे एटसेट्रा, तब राइट तक मेरा पूरा मतलब ऐसा मन में था कि बोथ ग्रुप बिल्कुल नहीं देना है, नहीं होने वाला, चांस ओके ही मतलब एक ही देने वाला था मैं। फिर ठीक है आपका पूरा वीडियो देखा, फिर दिन भर सोचा कि क्या करना है। मैंने हाँ बोला दोनों क्लियर तो चलेगा, कम से कम एक भी हुआ तो दोनों कुछ तो मतलब ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया अपने लिए, मतलब राइट खुद स्टैंडर्ड्स बढ़ाना। तो इसलिए सोचा कि चलो दोनों दे ही देते एक बार, देखते ही क्या होगा। फिर ओके दोनों दिए और मतलब अभी हो नहीं पा रही थी तब भी पढ़ाई पूरी कोशिश करते रहे और आ गए फिर ऐसे। क्या बात है तेजस, सॉरी अक्षय। मेरा भी सेम था सर, मयूर जैसा ही। हाँ मतलब मुझे भी ऐसे था कि जून में मैं एक ग्रुप दूंगा और फिर दिसंबर में सेकंड वाला दूंगा। ठीक बट बाद में जब आपका वीडियो देखा था तब रियलाइज हो गई दोनों ग्रुप अगर एक साथ दे सकते तो देना चाहिए ऐसा, क्योंकि देना मुझे कॉलेज का भी ऐसा कुछ इतना टेंशन नहीं था कि लाइक कॉलेज फ्लेक्सिबल था मेरा इसलिए। अच्छा ओके सौरभ। तो वही। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ सर सौरभ। मेरा तो क्या है सर, पता ही आपको मेरा सर था बस कि मैराथन देखा था सर एग्जाम के पहले, हाँ 4 दिन पहले से मैराथन देखना स्टार्ट किया था। और सर ओके हम एक चीज अच्छा किया गया था सर, जो नोट्स था ना वो शॉर्ट नोट्स था, तो हम उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेता था एग्जाम डे में बस। तो अच्छा हम सर सुबह भी रिवाइज करता था और हम एग्जाम से जब निकलता ना तो मेट्रो में हम मैराथन सुनना स्टार्ट कर देता था। ओके मतलब हम टाइम वेस्ट नहीं किया, सर टाइम होता नहीं है, गैप भी नहीं होता है। और राइट हम लोग को सर सीए में एक दिन का गैप मिलता है तो आदत एक खराब रहता है सर कि हाँ आके आराम करना, बट यहाँ तो सर रेस्ट मिलता ही नहीं है, आओ और पढ़ने लग जाओ। हाँ राइट तो सर यही था, बस दिन में 1 घंटा सोता था, एग्जाम के दिन 1-2 घंटा बस सोया, ज्यादा सोया ही नहीं था। मतलब सर इतना डार्क सर्कल्स आ गया था ना, मिरर में खुद को देखता था तो डर लगता था कि यार ये हम क्या कर लिया खुद को। ऐसा हो गया था सर, बट सर जो हुआ मैराथन वीडियोस की वजह से हुआ आप लोग का बस सर। अरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाँ एक एक गुरु जो होता है ना, एक फैकल्टी जो होता है ना, वो गाइडेंस प्रोवाइड हाँ करता है। सर। अगर वो गाइडेंस हाँ के सर। हिसाब से आप लोग चलते हो तो मेहनत तो एक्चुअल में वो आप लोगों की है कि आप उस गाइडेंस पे भरोसा करते हो और उस डेडिकेशन के साथ में जो मेहनत है वो आप लोग करते हो। अच्छा अभी सभी लोगों से मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले उन बच्चों के लिए जो CS से WT का जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, ठीक है, नवंबर 2022 में भी CS WT वालों का जो एग्जाम है वो आने वाला है। मैं फिर से वही काम करने वाला हूँ कि नवंबर में फिर से मैं बोलूंगा कि दिस इज द गोल्डन अटेम्प्ट, और 6 महीने के अंदर आप अपने बोथ ग्रुप जो वो निकाल सकते हो और ऑल इंडिया रैंक जो वो ला सकते हो। तो क्या ये बात सच है क्या? ऑफ कोर्स। यस सर, डेफिनेटली। तो यस गाइस सर डेफिनेटली। ओके, तो गाइस बिल्कुल सर। जो भी लोग CS WT वाले बच्चे हैं जिनका नवंबर 2022 में एग्जाम आने वाला है, ये आप आज देख लो, आपके सामने जीता जागता सबूत है यहाँ पे कि अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करोगे तो 6 महीने में भी आपके दोनों ग्रुप सिर्फ पास नहीं हो सकते बल्कि आप ऑल इंडिया रैंक जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। चलिए सूरज सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। यार मतलब सर ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी चीज बताओ सारे रैंकर्स, मतलब कि आप लोगों ने बाकी लोगों से क्या अलग किया होगा, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स है ना, या जो लोग रैंक ना ला पाए हो, बोथ ग्रुप क्लियर हो या पास ना हो पाए हो, सो एक चीज रहती है ना, हर बंदा कुछ ना कुछ तो अलग करता है। मतलब ऐसा मेरा मानना है, रैंकर्स अगर वो है तो उसने कुछ ना कुछ तो अलग किया है। सो स्टार्टिंग विद फिजा, क्या अलग किया है फिजा ऐसा, जरा मतलब बाकी लोगों को भी बताओ यार सीक्रेट। नहीं सर, एज सच कोई सीक्रेट नहीं है, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने काफी स्टूडेंट्स को और मेरे फेलो मेट्स को देखा है कि वो लोग ना चाहते हैं कि उन्हें कोई आके बता दे कि आपको ये वाला स्केड्यूल फॉलो करना है और ये फॉलो करोगे तो आप जरूर क्लियर कर लोगे। लेकिन मैंने एंटायर 6 मंथ्स कुछ फॉलो नहीं किया, मैं मेरी मर्जी से पढ़ती थी, मुझे पता है पढ़ना है। और आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कहा भी नहीं कि अच्छा तू पढ़ नहीं रही है या तुझे अब पढ़ना है। वो मुझे पता है कि मुझे कब पढ़ना है और कैसे कंप्लीट करना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओ तो आप स्टैंड आउट कर सकते हो। अगर आप दूसरों की ही स्ट्रैटेजी पे चलते रहोगे हमेशा तो शायद वो आपके लिए क्लमजी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल अलग है। क्या बात है। ओके सो नेक्स्ट इज हिमांशी। यस हिमांशी। यस सर, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, पर शुरू शुरू में जब हम मतलब कोई भी कोर्स लेते हैं तो हम स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है कि नई चीजें हैं, बट कुछ दिन हो जाते हैं तो उसके बाद मतलब कई बच्चे जैसे कि होप से हार जाते हैं, यार ये मुश्किल सा लग रहा है,
जैसे कि पहले हम शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद हम उसे फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो बस यही है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने आप को। अगर तुमने सोचा है कि हाँ हमें ये सब करना है, तो फिर तुम्हें वो सब चीजें करनी पड़ेगी। अगर हमने बीच में छोड़ दिया या फिर कुछ भी एक दिन ना पढ़ा, तो फिर वो मतलब कि अगर हम सोचते हैं कि आज नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं कल पढ़ ले, बस ये नहीं होना चाहिए। कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए सारी चीजों में, और बस अपने अंदर डिसाइड करना है कि हाँ हमने करना है तो करना है। मतलब कि होप नहीं हारनी चाहिए छोटी छोटी चीजों में बस। क्या बात है, मतलब प्रवीण सर वो आपका वीडियो याद आ रहा है मेरे को फ्रेंकली। देयर आर कौन सा? 5 कीज टू सक्सेस, है ना? Right. उसमें इम्पोर्टेंट चीज थी कंसिस्टेंसी। और आई Consistency. थिंक ऐसा प्रवीण सर, मतलब या हो सकता है सारी फैकल्टीज या इंडिया का हर बंदा ये बात बोलता होगा कि कोई भी चीज को अचीव करना तो कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू सक्सेस। भाई जिम जाना है या कुछ भी करना है, कंसिस्टेंसी। सो नेक्स्ट इज मयूर साहब। यस मयूर। मेरे पास तो ऐसे कुछ 3 चीजें भी ऐसे बोल तो नहीं सकते कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन जो चीजें वो सोची समझी चीज है। मतलब मैंने एक बार प्रवीण सर से बात करते हुए कहा था कि पहले से एक लॉन्ग टर्म विजन बना के रखना कि कौन सी चीज जरूरी होगी। मैंने पहले ही सोच लिया कि नोट जरूरी होने वाले, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम के लास्ट दिन में नर्सरी की भी किताबें पूरी नहीं पढ़ेगा कोई। मतलब Yeah. आखिरी दिन एग्जाम पे पहले ही टेंशन, ऊपर से सब कुछ ऐसे प्रिंटेड चीजें पढ़ ही नहीं सकता कोई। तो खुद के नोट्स बनाने की जो चीज है वो मैंने पहले दिन से करते रहा। रात की अगर 2 भी बज जाए कुछ नहीं, लेकिन उस दिन के नोट्स उसी दिन अगर बन गए तो अगला दिन मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। ये पहला फॉलो किया। दूसरा वही कि जो चीजें आप दूसरों को अगर बताना चाहो वही खुद की लाइफ में पहले अप्लाई करो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को बोल देते कि ये चीज तुमने करनी चाहिए, बट एक्चुअल में हम करते नहीं, हम बस बोल देते थे। तो पहले खुद की एडवाइस खुद फॉलो करना इज अनदर थिंग। एंड थर्ड की इफ यू हैव टू डू इट यू विल डू इट एनी हाउ, ऐसी चीज रहता है। वेल सेड। क्या बात है, आपको रोकने वाला कोई और नहीं, आप खुद ही होते हो। क्या Right. बात है भाई, एकदम सही। मतलब क्या बात, वेरी वेल सेड। बहुत बढ़िया बात बोला भाई। तो नेक्स्ट इज सौरभ भाई। हाँ सौरभ। यस। हाँ सर। सर मेरा तो हम एग्जाम का प्रेजेंटेशन का बताते हैं, मतलब हम वो थोड़ा अलग। एक्चुअली क्या है सर, मेरा 12th में रैंक आया था, मतलब 12th में ऑल इंडिया ऑल असम स्टेट रैंक आया था मेरा। तो सर मेरा हम तब से ट्रिक सर, मतलब हम एक चीज मेरे को समझ में आया था, हम क्या करता था सर, हम टॉपर्स लोग का कॉपीज या नोट्स वगैरह मंगाता था, और सर हम देखता था कि मतलब क्या कॉमन है वो लोग में, और हम वो लोग से कुछ अच्छा लिखने का ट्राई करता था। तो हम अब की बार सर CS एग्जीक्यूटिव में क्या किया, मतलब प्रेजेंटेशन में कंप्लीट ध्यान दिया। मतलब हम क्या करते थे सर, जब हम एग्जाम में 15 मिनट पहले जा रहा होता था ना, तो हम सबका सेक्शन नंबर हो गया, चैप्टर नंबर हो गया, या तो जैसे सेबी हो गया तो सेबी का गाइडलाइन का नाम हो गया, या कंपनीज एक्ट हो गया तो चैप्टर नंबर जो होता है ना अदर, मतलब अदर चैप्टर का, वो सब हम करके सर हम वो सब मतलब मेनली रखते थे कि वो तो मेरे को लिख कर आना है। क्योंकि सर हर बच्चे वो सब याद नहीं रखते, तो वो अगर हम लिखेगा तो अंदर अगर हम थोड़ा मार भी खाए तो सर वो मेरे को बचा सकता है। तो मेरा एक ये था सर, मतलब कि सर ऊपर से देख के बहुत सुंदर लगना चाहिए, और सर आंसर्स को पार्ट्स में बांटता था, मतलब एक फिक्स पार्ट बना के मेरे रखा था। सामने वाले को पहले ही अपना फैन बना दो ताकि वो खुद ही हाँ नहीं पड़ेगा, हाँ सर। है ना? स्टार्टिंग में फैन बना दो, बाकी छोड़ो अंदर का। बट ये हाँ बात बाकी फैक्ट है, ये बात फैक्ट हाँ है सर, कि ये होता है फर्स्ट सर, होता है, इंप्रेशन हाँ। बहुत मैटर करता है पेपर के अंदर। ओके सो नेक्स्ट इज ओके भाई, सो नेक्स्ट इज अक्षय। यस भाई अक्षय। सर मेरा तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे खास नहीं था, बट रिवीजन मुझे बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट दिया, और Revision पास्ट बहुत क्वेश्चन पेपर ओके। जो तो मतलब स्पेसिफिक जो पैटर्न में करते थे कि कैसा? क्या, सॉरी सर? रिवीजन मतलब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में करते थे या कैसा? मतलब मैंने जो फर्स्ट मतलब लाइक मैंने जो फर्स्ट टाइम रिवीजन किया था, तो ऑलमोस्ट जितना रेगुलर क्लास किया था उतना ही मुझे रिवीजन के टाइम पे टाइम लगा था। फिर अच्छा। जब सेकंड टाइम किया था, तो जब चार्ट फॉर्म और वो उसमें ट्राई किया था, हाँ सो हाँ। उसमें कंपेरेटिवली आधे से भी ज्यादा कम टाइम लगा था मुझे सेकंड टाइम। और Okay. थर्ड टाइम जब किया था, तो एक एक चैप्टर मतलब 1 आवर हाफ एन आवर ऐसे खत्म हो रहे हुए थे। तो जब एग्जाम के मतलब एक दिन पहले जब मुझे सब रिवाइज करना था, तो सब हाँ। मेरे लैंग्वेज में था, और सब मतलब मुझे एकदम ऐसा क्या माइंड मैप जैसा था कि लाइक इधर इधर ये सब पेज पे है, और मुझे ये सब पढ़ के जाना है। सो एकदम ऐसा क्लियर था एग्जाम के पहले। मतलब सर So, अल्टीमेटली जो अपन लोग क्लास में बोलते हैं कि 3 बार रिवीजन होना ही चाहिए, हाँ कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए 3 बार रिवीजन जरूरी है। क्यों अक्षय, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, मैंने 3 से मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके 3 से ज्यादा ही हुए थे।
क्या रिवीजन। बात। Okay. मतलब ट्राई किया था क्या कि हो जाए, कुछ कुछ छूट गए थे, नो डाउट इन दैट। बट ईबीसीएल का सर, वो एक अभिजीत सर का वीडियो था जो उन्होंने 40 बैच में डाला था जून 2022 पे। ओके। उसमें से 20 से 25 मार्क का आया था, जो सिर्फ उन्हें चार्ट फॉर्म में दिया था ना। हाँ हाँ। मतलब लिटरली मैंने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ अरे वाह। रेगुलर क्लास किए थे, एक दो बार कभी पढ़ लिया तो ऐसे किया था। और हाँ एक दिन पहले मेरा ईबीसीएल बिल्कुल रिवाइज नहीं होता। सो वो ओके। मैंने सिर्फ वो मतलब सुबह कुछ 6:30 6:15 बजे उठ के वो मैंने सिर्फ वो वीडियो देखे थे 15-20 मिनट के। हाँ सो वही देख के मतलब ये मतलब वो लक था या पता नहीं क्या, अभिजीत सर ने मतलब इतने पिन पॉइंट ऐसे करके रखे थे कि उसी में से आए थे वो जो भी क्वेश्चन थे मेरे लिए। क्या मतलब बात। बहुत क्या ज्यादा बात। मुझे हेल्प दिया था। हाँ जी, तो अभिजीत सर का एक सवाल जो वो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि वीकली टेस्ट और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को कैसे हेल्प किया, स्टार्टिंग विद फिजा। तो मैं वीकली टेस्ट पहले बहुत देती थी, एंड बीच में क्या हुआ, मेरी हेल्थ इश्यूज थोड़े रहते हैं, तो मैं मतलब मैं पेपर कंप्लीट जरूर कर लेती थी बिकॉज, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी साथ नहीं देती थी, तो मैं अभिजीत सर को मैसेज कर देती थी कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया है, पर मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई। तो ओके। ऐसा भी कभी रहता था, पर मैं टेस्ट लिखती जरूर थी अपने साइड से, मैं हमेशा हर टेस्ट कंप्लीट जरूर करती थी। एंड सर के मेंटोरशिप सेशन तो मैं तो हमेशा से मुझे फेवरेट लगते हैं वो। मैं उनसे जब भी मतलब कुछ भी पूछना होता था तो हमेशा उनका रिप्लाई आया है एंड ऑल। मैं सबसे ज्यादा इंटरेक्ट उन्हीं के साथ किया है। ओके, नाइस, क्या वेरी बात। नाइस। वेरी नाइस। हिमांशी। यस सर। वीकली टेस्ट में सबसे पहले तो हमें ये पता लग जाता है कि गलतियां कहाँ हो रही है। जैसे कि सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं तो कई क्वेश्चन शुरुआत में ऐसे लगते थे, यार ये इसके बारे में हमें पता तो है बट लेकिन इस आंसर को लिखे कैसे। जैसे शुरुआत में पूरी डिफिकल्टी जाती थी, उसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाते हैं, क्वेश्चन देखते जाते हैं कि किस किस टाइप के आते हैं, तो फिर पता लग जाता है कि हाँ कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। उसके बाद हमें हमारी मिस्टेक्स वगैरह भी पता लग जाती थी। तो मतलब कि टेस्ट तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको अपनी गलतियों के बारे में पहचानना है। तो फिर जब सर मार्क्स वगैरह देते थे तो शुरुआत में कम भी आते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूव भी हुए। तो ओके। मैंने कोशिश तो यही करी है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा वीकली टेस्ट दूं, टाइम पर मिस ना करूं। कुछ कुछ होंगे जो कि मिस हो जाते हैं कभी कभी, बट लेकिन मोस्टली कोशिश यही करी थी कि पूरे के पूरे दूं। और मेंटरशिप प्रोग्राम भी मैं ज्वाइन करती थी कि क्या पता कोई डाउट मेरा हो जाए जो सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से मुझे और समझ आ जाएगा, या फिर कोई और बच्चे का डाउट होगा, या फिर जिस चीज से और चीज मुझे सीखने को मिल जाएगी। तो बस यही है। नाइस। मयूर। मुझे उसी में एक चीज ऐड करनी कि वीकली टेस्ट के बारे में एक कि अगर करना है तो जो भी तुमको आता है उसी से करना, बिल्कुल मतलब ऐसे थोड़ा इधर से देख के थोड़ा सा मिक्स मिक्स करके ऐसे बिल्कुल ट्राई मत करना। जितना Right. देना है अपने हिसाब से देना, अगर वो दिया है ना तभी प्राउड होना अगर कुछ मार्क्स मिले, वरना अभिजीत सर ने कितने भी आउट ऑफ दे दिए ना उसकी कोई कीमत नहीं है जब तक वो खुद से नहीं लिखोगे। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, स्टार्टिंग के 1-2 पेपर मैंने देख के लिखे, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाद में, मतलब अचीवमेंट वाली फीलिंग ही नहीं आती और बाद में लगता है फिर वो टेस्ट ही बेकार है, ऐसे लग सकता है किसी को लगा तो ये राइट। याद रखना, टेस्ट की गलती नहीं वो तुम्हारी हो सकती है। और दूसरा, अगर टेस्ट दी और बिल्कुल भी घटिया लिख दिया सब कुछ, तो फिर वही टेस्ट को देख के फिर से लिख लेना। तो उससे क्या होगा, और देख के भी लिखना है तो वर्ड्स जैसे के तैसे नहीं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ताकि अटेंशन रहे, कुछ समझे, तो उससे लिखना। तो वीकली टेस्ट का मतलब फायदा पूरा 100% होगा। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वीकली टेस्ट नहीं है तो हाँ बस पढ़ते जा रहे, एग्जाम का जो एक होता है ना डर आता है काइंड ऑफ, या फिर कोई ऐसे लगता है फीलिंग, अगर वो नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। तो राइट। उसकी वजह से जो हफ्ता भर पढ़ाई की थी उसके लिए तैयारी करते बच्चे, वरना ऐसे करने ही नहीं वाले। तो वीकली टेस्ट को सीरियसली लेना बच्चे। मतलब सर खुद को धोखा नहीं देना, मयूर को अल्टीमेटली बोलने का मतलब वो है। बिल्कुल सही बात है सर। ओके, अक्षय। सर मतलब मुझे पहले ऐसा प्रिजम्पशन था कि मार्क्स के मतलब जितने मार्क्स है उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए, बट बाद में आपने बोला था कि जे क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती कोई आंसर में। सो Right. जब मैं वीकली टेस्ट देता तो तब पता चलता है जब सर मार्क्स देते हैं, क्योंकि लाइक मैंने फुल पेज का आंसर लिखा है फिर भी उसके हाँ 2.5 में मार्क्स मिलते थे। फिर कभी कभी मतलब फुल पेज भरता भी नहीं था, फिर भी सर कभी 3.5 मार्क्स देते। तब ओके। उससे एक आइडिया आ जाता है कि
क्या लिखना है, मतलब सेक्शंस में एक सेक्शंस उसमें आंसर में आने चाहिए, उसके Right. रूल्स रिलेवेंट आने चाहिए। फिर जो लाइक एक क्वेश्चन है तो उसके अगर आसपास भी मतलब जैसे जो भी उसके रिलेवेंट पॉइंट है वो उसमें आने चाहिए, और वो भी एक सीक्वेंस में आने चाहिए। लाइक ये सब पता चला इससे। राइट 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 राइट, परफेक्ट। ओके, और तेजस तो है नहीं फिलहाल, ठीक है। अगला सवाल एक यहाँ पे ये है आप सभी लोगों के लिए कि पढ़ाई का आपका शेड्यूल क्या था। मतलब अभी कई बार कैसा होता है, जैसे कि वो बीच में शेड्यूल की बात आई थी अपने सामने कि बोले सर एक शेड्यूल जो है ना, मतलब बच्चों का काफी बार मेरे को ऐसा मैसेज आता है, सर शेड्यूल बना के दे दो, सर प्लीज एक शेड्यूल बना के दे दो, मेरे को पढ़ाई करनी से एकदम सीरियस होना है मेरे को। मेरा पॉइंट ये, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, और मेरे को लगता है कि शायद सभी का ये मानना होगा, सूरज सर का भी ये मानना होगा कि यार मेरे शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ने का टाइमिंग अलग है, सूरज सर का पढ़ने का टाइमिंग अलग है, सूरज सर का पढ़ने का तरीका अलग होगा। वो शायद रात को पढ़ते होंगे, मैं शायद दिन में पढ़ता हूँ। अभी ये है भी, अगर मैं रियलिटी की बात करूंगा, यूजुअली मेरी क्लास पहले होती है, क्योंकि सुबह से बोलते सर आप रात को मेरे से जो करवाना है करवा लो, अगर सुबह 5 बजे तक क्लास लेने बोलोगे मैं ले लूंगा, पर मैं सुबह 10 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा उठना होता है 8 बजे। अब मेरा ऐसा है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, तो मेरे लिए इट्स लाइक कि हाँ ठीक है मैं जल्दी क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग, मतलब आपका क्या मानना था वहां पे कि सुबह उठ के पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है या रात को पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, शेड्यूल क्या था आपका स्टडी का? तो लेट्स स्टार्ट विद अगेन फिजा। सर मैं तो हमेशा से नाइट व्यू में ही पढ़ती हूँ। मेरा एक्चुअली मेरा 8th क्लास से यही है कि मैं रात को जागती रहूंगी, सुबह के 6 में जब एग्जामिनेशन थे तो मैं सोई ही नहीं थी 8 दिन। अरे बाप मैं रे। नहीं सोई थी, मैं लिटरली आके जब मैं पेपर देके आ जाती थी तो मैं 1-2 घंटा रिलैक्स होती थी, लेकिन मैं रात को नहीं सोती थी। मैं अच्छा। पढ़ती रहती थी और उसके बाद ही देने जाती थी। और मेरा यही रहा है हमेशा से, मैंने 6 मंथ्स में भी हमेशा रात को पढ़ी हूँ। मैं दिन में एटलीस्ट, मतलब मैं दिन में उठ जाऊंगी लेकिन 9-10 बजे, उससे पहले आप ये सोचो कि मैं 5-6 बजे उठ जाऊं तो मैं 5-6 बजे सो सकती हूँ लेकिन उठ कभी नहीं सकती। राइट राइट राइट। और पढ़ने का हिसाब से मैंने 6 मंथ्स एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं नहीं पढ़ी हूँ। मैं कंसिस्टेंटली पढ़ी हूँ। मैंने 6 महीने घर से, मैंने मतलब अपने रूम से बाहर ऐसा समझ लो कि कदम नहीं रखा था। मैं मैं थोड़ी ऐसी हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा से मैं 14-15 आवर्स आराम से पढ़ लेती थी। कभी मेरे को लगता था, टेंशन हो रही होती थी कि शायद मैं पीछे रह रही हूँ, तो मैं 18-19 आवर्स भी पढ़ लेती थी। ओके, नाइस, वेरी नाइस। मानसी? यस सर, वैसे तो मैं सुबह ही पढ़ती थी, मतलब मॉर्निंग में कभी 4 बजे उठ गई, कभी 5 बजे, कभी 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 होता था कि 6 बजे या 7 बजे उठ रही हूँ, बट रात में मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 तक पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी तो डिपेंड करता है हर पर्सन पर कि कोई सुबह कंफर्टेबल होता है, कोई रात में होता है। तो शेड्यूल तो वैसे अपना मैं खुद ही बनाती थी कि जिस हिसाब से, मतलब कि सारे कामों को, अपनी पढ़ाई को, हर चीज को कैसे मैनेज करना है जिसके हिसाब से मैं कंफर्टेबल हूँ। कब मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ, यानी कि सुबह में कौन सा पढ़ूंगी, रात में कौन सा पढ़ूंगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कब करने हैं। तो फिर इसके लिए खुद ही शेड्यूल बनाना पड़ता है अपने आप, क्योंकि दूसरे के शेड्यूल के हिसाब से तो चल नहीं पाते बार बार, क्योंकि एक दिन बेशक हम कर ले बट लेकिन नेक्स्ट डे से फिर वैसे ही हो जाता है 1-2 दिन बाद से, तो हमें खुद का देखना पड़ता है। तो बस यही है सर। ओके, मयूर? सर उस सवाल से पहले मेरे अंदर आ रहा है एक थॉट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, बताऊं? बोलो। बिल्कुल। थॉट है जो मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब कोशिश हमेशा टॉप के लिए करनी है, लेकिन सबसे मतलब फेल भी हो जाए इसके लिए तैयार रहना। मतलब आज ही के लिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए बहुत ऐसे अंदर से आ रहा था कि बताओ। आज मैंने बोला कि पास हो जाऊंगा इतना पता है। मैंने ये सोच के बैठा था कि आने की चांसेस ये भी है कि मैं AR1 बन जाऊं। तो वहां तक माइंड पर ये रखा था कि हाँ वो भी आ सकता है। एग्जाम देते वक्त भी मन में यही था कि तैयारी करनी है तो AR1 के लिए करनी, लेकिन कितनी भी तैयारी हो मन में ये रखना है कि अगर फेल भी हो गए तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो वेस्ट नहीं जाने वाला जिंदगी में, कभी वेस्ट नहीं जाने वाला, सीखने को मिलेगा। कर पाए इसलिए होप ज्यादा रखें। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग सर, मतलब जो फेल हुए उन लोगों के लिए ये बात जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने बोली, आई थिंक वही बोल रहा है मयूर, इनडायरेक्टली वही बोलना चाह रहा है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग,
Right. और हम तैयारी ऐसी रखो कि भाई AR1 आ जाए और प्रिपेयर हम वर्स्ट के लिए भी रहो। क्या बात बोली भाई ने, बहुत बढ़िया बात बोली। शेड्यूल के बारे में मैं वो भी बोल दूंगा कि ये शेड्यूल वाला कोई चक्कर नहीं है। और कुछ लोगों का क्या होता है, उनको बस कॉपी करने की कोशिश करते, किसी को नाइट आउल जो कूल लगता है उनको शायद, या फिर बोलते हैं सुबह पढ़ना मतलब जो पागल लोग होते हैं, जिंदा लाशें पढ़ती है सुबह, ऐसे लोग अरे भाई ये मैंने मतलब सोशल मीडिया पे दिखते रहता है ये कुछ ना, मतलब ये लोग कहते हैं तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस अपना खुद से अगर देखे कि हमको कौन से टाइम पे बेटर पढ़ाई होती है तो अपने आप करने लग जाते हैं। तो जब मेरा पहले पिछले 6 महीने की पढ़ाई हुई थी तो मैंने अपनी 2 बजे तक जागता था। तो Okay. इसीलिए कि ऐसा भी नहीं कि सुबह मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं सकती वगैरह। मैं 7 बजे उठता था, 15-20 मिनट में तैयार होता था, पढ़ाई को लग जाता था। कभी-कभी नहाता ही नहीं था क्योंकि ऐसा लगता था अभी हो रही है पढ़ाई ना, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो Gap नहीं। अपना टाइम खुद देखो, कभी भी पढ़ सकते हो, कोई टाइम नहीं है, शेड्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखना कि एक रूटीन होना चाहिए पढ़ने का, शेड्यूल की कोई जरूरत नहीं। अगर शेड्यूल में फंसोगे तो तुम रोबोट हो, इंसान नहीं। क्या बात है, बहुत ही सर बढ़िया, मतलब बहुत ही एक बढ़िया। बात सर मैंने अभी रिसेंट में यूट्यूब पे सुनी थी, किसी टीचर की थी। हाँ हाँ उनने बहुत बढ़िया बात बोली थी और मैं भी वही क्लास में बोलता हूँ और मैं खुद मानता भी हूँ शेड्यूल को लेके। शायद रैंकर भी ये बात माने कि उनने बोला था कि तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तो किसी से टाइम टेबल नहीं मांगते हो। तुमको गर्लफ्रेंड से अगर बात करनी है तो रात को 2 बजे इज ऑल्सो ओके, सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त इज ऑल्सो ओके, है ना, दोपहर को इज ऑल्सो ओके, दोपहर को नींद भी नहीं आएंगी। तो जो ये लोग जो रैंकर्स बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि भाई शेड्यूल खुद का ही रहता है अल्टीमेटली। कोई टीचर, कोई सीनियर, कोई आपको शेड्यूल कभी नहीं दे सकता। अल्टीमेट जो शेड्यूल बनाना है वो खुद को ही बनाना है, तभी रैंक या इस तरीके के जो बड़े बड़े रैंक्स आज आए हैं कि तभी आ सकते हैं। मतलब मेरे अंदर से जब बहुत जोर से आ रही थी, मैं बोले एक बार बोल ही देता हूँ क्योंकि वो बात ही ये लोग बोल रहे हैं अल्टीमेटली। सर एकदम सही बोला सर, एकदम सही चीज बोली आपने। चलिए अक्षय। सेम सर, जैसे मयूर ने बोला, रैंक मतलब वैसे शेड्यूल जैसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ऐसा रहता था कि मैं जितने ज्यादा सब्जेक्ट ऐसे कवर कर सकूं, मेरा उतना रहता था कि लाइक एक एक टॉपिक मतलब उतना तो एटलीस्ट कवर होना चाहिए। फिर वो कितना भी टाइम ले ले वो दिमाग में जाना चाहिए बस ऐसे कि अगर अभी पढ़ लिया तो भले कितने भी दिन बाद आए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, कुछ तो दिमाग में ऐसा था कि लाइक कंसेप्ट समझना मैंने ऐसे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। वही। नाइस नाइस नाइस। सौरभ। हाँ सर, मेरा क्या सर, हम रात को पढ़ता है, मतलब सर बचपन से ही ऐसा है मेरा, 10, 12, 10, 11 से। और सर मेरा एक चीज रहता है, एक मतलब यूनिक क्या है सर, जैसे ये ईयरफोन दिख रहा है आपको, तो मेरा क्या होता था, जैसे हम एग्जाम के दिन सोता नहीं है और कुछ खाता नहीं है सर, मतलब ये मेरा रहा है हमेशा से। हम कुछ खाता है तो सर नींद आता है, तो मतलब विश्वास नहीं करेंगे आप, एग्जाम दे के दिन हम बस सिर्फ दिन भर में 2 या 3 ब्रेड खाता है और चाय पीता है, और हम कुछ नहीं खाता है बस। और सर होता क्या है, मेरे को नींद बहुत आता है, तो हम घूम फिर के जब थ्योरी पढ़ता है ना, तो हम इसमें गाना लगा लेते हैं ईयरफोन्स में, तो स्लो सॉन्ग लगा लेगा, बोले सर जिसमें म्यूजिक ज्यादा हो कि हम गाने ना लग जाए पढ़ते पढ़ते, तो सर कुछ गाना लगा लेता है और सर वैसे घूम के पढ़ता है, तो उससे सर नींद नहीं आता रात को। और सर एक्चुअली हम मतलब हॉस्टल से है कोलकाता में, पोदा छात्र निवास बोल के, तो वहां पे सर होता क्या था कि आपको कोई रात को सोते हुए दिखेगा ही नहीं सर, कोई सीए, सीएमए, डॉक्टर या कोई क्या पढ़ाई कर रहा है, तो सर वहाँ मतलब रात को 5-6 बजे तक लोग पढ़ते रहते हैं, मतलब ऐसा था सर। ओके, तो सर रात को मतलब अच्छे से पढ़ाई हो जाता था। क्या बात है, नाइस। सर सूरज सर, अगला सवाल आप। हाँ सर। सर मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं सवाल है, बट एक जनरल, थोड़ा सा मीटिंग बहुत सीरियस लाइंस पे जा रही शायद, तो मेरे को ऐसा लगता है जनरल सवाल आना चाहिए कि रिएक्शन क्या था तुम्हारा, नहीं फैमिली का, जब मालूम पड़ा कि ऑल इंडिया रैंक आया, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात होती है यार ऑल इंडिया रैंक लाना, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले स्टार्टिंग विद फिजा अगेन। सर ये तो मैं 2-3 बार रेफर कर चुकी हूँ क्योंकि मैं मॉम गॉट इमोशनल, तो वो काफी ज्यादा मतलब एकदम से क्या तू पास होगी, दोबारा चेक कर तू पास होगी, तो एकदम से रोने लगे। बिकॉज सर मैं हमेशा से ही टॉपर रही हूँ जब से मेरे एकेडमिक्स है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होता था, कहीं ना कहीं मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये पहला प्रोफेशनल एग्जाम है, मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है जो सीएस से हो या कोई सीए हो, सब बिजनेसमैन है और लाइक दिस। तो मैं एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ हमारी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, तो उन्हें भी 15-20 मिनट लगे थोड़ा स्टेडी होने के लिए। फिर मैं चिल्ला के पापा के पास गई, तो
उन्होंने मुझे हक किया और ऑब्वियसली फादर है तो उन्हें अंदर ही अंदर प्राउड फील होता है, बट ही ऑलवेज शोज कि हाँ आई एम वेरी प्राउड, और मतलब बाहर तो कभी इमोशन आने ही नहीं देते, पर नहीं आने देते। एकदम खुश हो गए। चलो नेक्स्ट हिमांशी। नेक्स्ट हिमांशी, यस। यस। सबसे पहले जब मैंने रिजल्ट चेक किया उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को बताया। सबसे पहले तो मैंने मम्मा को बताया कि मतलब कि मैं पास हो गई। तब मैंने रैंक वगैरह कुछ नहीं देखा था, तो मैंने मम्मी को बताया मैं पास हो गई। उसके बाद तो मैं भी रो ही रही थी कि, तो मम्मा ने बोला कि हाँ होगी, क्यों नहीं होगी, तूने इतनी मेहनत करी है, हमने देखा है कि तूने कितना पढ़ा है, तुझे भरोसा हो ना हो खुद पे, हमें भरोसा है, हमें पता है कि हमारी बच्ची ने कितनी मेहनत करी है। अगर नहीं भी होती तो कोई बात नहीं ना, अगला अटेम्प्ट देते कोई बात नहीं, हो जाएगी। उसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल करी। उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया, पापा भी बड़े खुश थे। उसके बाद मैंने पापा से बात करी। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और कॉल आई, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला आपको किसने बताया? उन्होंने बोला आपके पापा ने बताया कि मतलब कि मेरी बेटी का एग्जाम क्लियर हो गया। तो उसके बाद काफी खुश थे। उसके बाद मैंने रैंक वगैरह चेक करी, सब कुछ करा। उसके बाद वापस जब आप सर की सूरज सर की कॉल आई थी तो उन्होंने मेरी मम्मा से बात करी थी, तो फिर मैंने मम्मा को कॉल दिया अपनी। तो मम्मी बोली मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था मैं क्या बोलूं, सर मुझसे बोल रहे, मुझे तो रोना आ रहा था सर की बातें सुन कर। एक्चुअली आंटी बहुत इमोशनल हो रहे थे, मैं कुछ सोच रहा था। हाँ ओके क्या बात है। सो Next. नेक्स्ट इज मयूर भाई। मेरा तो मतलब एग्जाम मतलब रिजल्ट देखने से पहले मैंने बोला कि मुझे पता था पास हूँ। मैंने घर पे नहीं बोला कि मैं पास हूँ। मम्मी मुझे सुबह से बोल रही कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले तूने रिजल्ट देखा नहीं ना, मेरे को पता है तू पास है। मम्मी का पहले से ही था। क्या मतलब 3 बार मम्मी ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाने से पहले मुझे। कॉन्फिडेंस। रिजल्ट था तो फिर पापा को बोला, पापा तो फोन पे थे। अच्छा मैंने बोला पापा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। उनका जब 1-2 मिनट मेरा पूरा फोन पे हो गया। अच्छा बाद में अच्छा रिजल्ट आया, पास हो गया, अच्छा ऐसे उनका रिएक्शन। मैं जब घर पे आया तो मम्मी ने ऐसे तालियों से स्वागत किया, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करके। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये ग्रेट। सौरभ भाई। हाँ सर। सर मेरा एक्चुअली पहले आप लोग को बताता सर, मेरा मोटिवेशन क्या था, मतलब मेरे को रैंक लाने का मन तो था, बट बताते हैं सर था क्या एक्चुअली। सर मेरा मतलब हुआ क्या था सर, मतलब ऐसा सेट कर दिया था ट्रेंड, मतलब सर एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ा दिया था ना। बताते हुआ क्या, 12th में मेरा स्टेट रैंक आया था। फिर सर सीए का सीपीटी इंटर ये सब एक बार में निकल गया था। तो सर लोग इतना मतलब करने लग गए थे ना कि हाँ इसका तो हो ही जाएगा, इसका हो ही जाएगा। तो सर मेरा फाइनल एक बार में नहीं हुआ। मेरा पहला अटेम्प्ट में सिर्फ ग्रुप 2 हुआ था फाइनल का। तो सर फिर क्या हो गया, घर में सब टूट गए, लोग बोलने लगे कि उसका तो हो जाना चाहिए था, इतना अच्छा था, उसका दोस्त लोग का हो गया, उसका कैसे नहीं हुआ। तो सर एक घर वाले पूरा टूट गए थे, मेरा अंदर से पढ़ने का मन नहीं करता था। तो मेरा सर था कि एक ऑप्शन है मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना। सर बचपन मतलब 12th के बाद ये सपना था कि स्टेट रैंक ला की बार ऑल इंडिया रैंक लाना, बट सीए में ऐसा हो नहीं पाया। तो हम सोचा था कि ठीक है बट सीएस भी है, हम दे सकते हैं। सीएस टफ है, सीएस से ज्यादा ही पता है मेरे को, सिर्फ 5% कम होता है। बट हम सोचा सर हार तो नहीं मानना, ट्राई तो करना है। तो वो सोचकर हम पढ़ा था। मेरा मेन मोटिव था रैंक लेके आना, बट सर हम सोचा नहीं था कि मतलब आ जाएगा इतना दिन पढ़ के। हम सोचा फिर पास हो जाए वो भी बहुत है सर। तो वही सर, फिर सर घर पे जब बताया तो वही सर वापस जो पहले वाला हंसी था वो वापस आ गया। वो लोग को भी अच्छा लगा कि नहीं हाँ यार बेटा वापस कुछ कर दिया, क्या नाम क्या बात कर है, दिया वापस। बहुत ही बढ़िया। बहुत अक्षय। बढ़िया। नहीं सर मेरा भी सेम था। मतलब जैसे पता चला ना ऑल इंडिया रैंक आए, मम्मी ने तो पूरे मतलब चल के मतलब जो फ्रेंड्स थे उनके, हाँ उनको सबको बता दिया कि मेरे बेटे कैसे ऑल इंडिया रैंक आए। तो क्या बात है, पापा को फोन करके बता, वही सब खुशी का माहौल था। क्या बात है, क्या सुपर। चलो ठीक है, अगला सवाल एक छोटा सा कि दो चीज होती है। मतलब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बता दूं, मतलब काफी बच्चों को वैसे पता होगा ये चीज के बारे में कि सीएस कार्ड इंडिया की पहले नागपुर में ऑफलाइन क्लासेस हुआ करते थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि मतलब पैन इंडिया ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीएस करना चाहते हैं, लेकिन मे बी शायद वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे कि बहुत 40-50 हजार रुपए की फीस जो वो पे करें। सो वी डिसाइडेड कि सब कुछ बंद करके लेट्स गो ऑनलाइन, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन जो है वो सबसे पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि सीए और सीएस के जो बच्चे रहते हैं ना, वो साथ में बीकॉम भी करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन चलेगा ही चलेगा पैरेलली, मतलब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास में। तो कॉलेज करूं या फिर मैं सीए सीएस करूं, मतलब वहां पे जाके ध्यान दूं या फिर क्लास में ध्यान दूं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। देन वी डिसाइडेड इन 2015 कि भैया सब कुछ ऑफलाइन वगैरह सब बंद करके लेट्स गो ऑनलाइन ओनली। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल कि अगर
मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करूं तो क्या ये आपके लिए सही में, सबसे पहला सवाल कि क्या ये टाइम सेवर रहा है, दूसरा क्या ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहा है, तीसरा क्या इसकी वजह से आप अपने अदर कमिटमेंट्स वगैरह जो है उस पर प्रॉपरली आपने फोकस जो है वो कर पाए, क्या आप अपना जो मतलब क्या अगर आप ऑनलाइन की जगह पे अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह कुछ अगर ऐसा रहता तो क्या आज वो रिजल्ट जो आपका आ पाता जो आप अभी ला पाए, और क्या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका जो डेडिकेशन है वो उतना रहता है या उससे और बेहतर रहता है जितना कि ऑफलाइन क्लासेस में रहता है? स्टार्टिंग विद फिजा। सर मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऑनलाइन में इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि ऑनलाइन में फोकस आ रहे हैं। जब आप ऑफलाइन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप लोगों से इंटरेक्ट करने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन आपके सामने जो लेक्चर दे रहे होते हैं, जो टीचर होते हैं, आपके मेंटर होते हैं, वो हाँ, शायद कुछ इंपॉर्टेंट कह जाए और आपसे स्किप हो जाए। राइट, लेकिन कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस में होते हो तो आपका मतलब 1-to-1 कनेक्शन होता है, आप सुन रहे होते हैं। तो मेरे लिए ये काफी बेनिफिशियल रहा है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी। यस, क्योंकि मतलब हम इतने नहीं है कि हम हर रोज जाएं देन आए। एंड मेरे हेल्थ इश्यूज के हिसाब से भी मुझे घर से इतना कंफर्टेबली क्लासेस लेना काफी अच्छा लगा। ओके, एंड रादर सा कि मैं ये कहूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस आज का नया ट्रेंड है। जब हम इतने लाइफ के पेस के साथ जाते हैं तो हमें ऑनलाइन को भी उतना ही रखना चाहिए। मैराथॉन्स आई थिंक ऑफलाइन इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। 15 घंटे टीचर भी नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि अपने खुद के स्टूडियो में बैठना एंड मतलब बच्चों के सामने बैठना, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वहाँ पे डिफरेंस आता ही है। तो आता है। मैराथन जो हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही है इस पूरे के पूरे जर्नी में, वो नहीं पॉसिबल हो पाती है ऑफलाइन। ओके, तो या मेरे हिसाब से ऑनलाइन काफी अच्छा है, काफी प्रोजेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैराथन रात को नहीं हो पाती है। हाँ, और मैं रात राइट, को ही ले पाता हूँ सर। बिल्कुल सर। हिमांशी। यस सर। सर ऑनलाइन में सबसे ज्यादा बेनिफिट तो यही होता है कि इससे काफी ज्यादा हमारा टाइम सेव होता है। तो राइट, अगर हमारी ऑनलाइन की जगह अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती तो फिर हमें बेसिकली हमारे घर से काफी दूर दूर होते हैं कोचिंग सेंटर्स वगैरह, अगर हम चाहें तो काफी ज्यादा टाइम हमारा आने में जाने में वेस्ट होता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम बाहर से पढ़कर आए हैं तो हम तुरंत घर आके वापस से थोड़ी देर में मतलब कि 15-20 मिनट रेस्ट करके दोबारा पढ़ सके। काफी ज्यादा टायर्ड फील होता है तो फिर उसके बाद वापस कैच करना तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर हम घर पे पढ़ रहे हैं तो हमारा काफी टाइम सेव होता है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। घर में हमारा फोकस भी बना रहता है, जैसे कि बाहर हमारे काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं तो कभी कोई फ्रेंड बोलता है कि चलो यहाँ चलते हैं, कभी कोई बोलता है कि यहाँ चलते हैं। तो फिर घर में मतलब कि हम अपना पढ़ सकते हैं, उसके बाद एक बार पढ़ लिया कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। और एक और चीज ये भी होती है कि ऑफलाइन क्लासेस में कई बार ऐसा होता है कि चलो हमने पढ़ लिया, उसके बाद कोई चीज मिस हो गई तो फिर हमें उसके लिए किसी फ्रेंड के नोट्स मांगने पड़ते हैं या फिर कुछ। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास मल्टीपल व्यूज होते हैं तो हम दोबारा वो क्लासेस देख सकते हैं। हमें पता है कि हाँ हमारा ये पार्ट मिस हुआ था या फिर हमें यहाँ पर डाउट है तो हम वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, जहाँ पे डाउट हो हमारा उसे क्लियर कर सकते हैं। तो फिर ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। राइट। मयूर। मेरा तो एक सिंपल सा व्यू है कि स्कूल के बच्चों के लिए फिजिकल क्लासेस मस्ट है, लेकिन बड़े होने के बाद इट्स एन ऑप्शन। क्योंकि राइट, बच्चों को अगर ऑनलाइन, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान नहीं लगता, अगर तुम बड़े हो गए और तुम्हारा अपने मोबाइल में क्लासेस में ध्यान नहीं लग रहा है तो मतलब कुछ तो तुम्हारे इसमें गलत चल रहा है जिंदगी में। तो राइट, वो अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो एक तुम्हारे लिए इंट्रोस्पेक्शन मिल जाता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, पहली बात। दूसरा, अभी सबने बोला है वही मैं बोलूंगा कि वो एक्सक्यूज हट जाता है कि अरे यार उस दिन मैं एब्सेंट था वरना वो चीज तो मुझे क्लियर हो जाती, वो चीज राइट, आती तो मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आते। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैंने ये नहीं किया था एग्जाम में, मेरा वो रह गया, तो एक हट जाती है। और दूसरी चीजें बोली जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम, जैसे फोन की चार्जिंग वगैरह, और वो सब आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम नहीं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है टीचर्स के बारे में। टीचर्स को बच्चों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। अगर कुछ भी हो जाए, कितने भी हाईटेक क्लासेस हो, जो कुछ भी हो जाए, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में उंगली करेंगे, ऑनलाइन क्लास में नहीं हो सकता। तो वह फायदा देखता है उनको, नुकसान थोड़े थोड़े बहुत
बहुत होता ही है हर चीज के लिए। अगर एक अच्छी चीज चाहिए तो कुछ सैक्रिफाइस होते हैं। अब Okay. लैक ऑफ मूवमेंट टच आ जाता है, अगर सर से डायरेक्टली ऐसे आंखों के सामने नहीं दिखते तो करना क्या है सर को आंखों के सामने देख, नॉलेज चाहिए ना, तो नॉलेज लो। तो ये चीज है Right. ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, और डेफिनेटली बेनिफिशियल। क्या बात अक्षय? सर डेफिनेटली ऑनलाइन में बहुत हेल्प होती है। लाइक मेरे जो फ्रेंड्स है वो सीएस और सीए में दोनों मतलब अलग अलग है, अलग अलग दोस्त है वो कर रहे, वो हाँ ऑफलाइन क्लासेस से कर रहे। उनका मतलब जो 7 to 8 आवर्स का जो मतलब लाइव लेक्चर्स लेते, वो बोलते घर आते मतलब जो घर में जैसे बैग रखा वो सीधा लेट जाते, मतलब उनके कुछ एनर्जी नहीं रहती कि उसके बाद कुछ बुक उठाओ या फिर कुछ करो। लाइक हाँ हमारा ऑनलाइन में भी 8 to 9 आवर्स के लेक्चर रहते, 7-8 आवर्स। बट ऐसा रहता है कि अगर मैंने 1 आवर का लेक्चर देखा तो मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा, थोड़ा माइंड मेरा फ्रेश हो जाएगा, फिर अगला जो टॉपिक पढ़ूंगा वो मैं फ्रेश माइंड से पढ़ूंगा, जो राइट ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। जैसे एक प्रोफेसर जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, फिर जो पिछला वाला रहेगा वो तो पूरा मतलब ऐसे मेमोरी में किधर किधर चले गए, वो फिर से रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक आपने फर्स्ट आवर में जो पढ़ा वो आपको 8 आवर्स के बाद याद आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन में अगर नहीं भी आया तो फिर से जाके रिवाइंड करके फिर से देखेंगे, फिर से वो ये क्लियर हो जाएगा। और लाइक ऑनलाइन में एक है कि आप वही कंसेप्ट कितनी बार पढ़ सकते हो, डाउट सॉल्विंग कितनी बार हो सकता है ऐसे, लाइक वो वही टॉपिक बार बार रिपीट करके, अगर हाँ नहीं भी रिकॉल हुआ तो कुछ और स्टडी मटेरियल या फिर सर से डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाता है। ऑफलाइन में वो थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ जाता है कि लाइक मेरे साथ हुआ था ईबीसीएल के पेपर में, हाँ मैं मुझे वो टॉपिक नहीं हुए थे कंप्लीट, लेकिन मुझे पता था कि लाइक 15-16 मिनट्स के एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर है सर ने बने हुए, तो मैं वो देख के चल जाऊंगा। वो ऑफलाइन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो लेक्चर मेरे छूट जाते हैं, वो सिलेबस मेरा कंप्लीट ही नहीं होता, लेकिन वो ईबीसीएल में वो मैं ऑनलाइन मुझे बचा लिया ऐसा। राइट राइट। सौरभ? सर मैं बताता हूँ एक, मतलब मेरा जैसे सर सीए इंटर का ऑफलाइन क्लासेस ही था, तो हाँ। प्रॉब्लम्स क्या होता था सर, प्रॉब्लम हम लोग को दिखाई नहीं देता होता क्या है सर। मतलब हम देखा है कि एक तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब सर उसमें से क्या होता है कि कोई मतलब बहुत टॉपर है, ठीक है, तो सर होता क्या कि वो लोग हर जिससे सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे तो हम लोग सोचे उसके पहले वो लोग आंसर देते हैं, तो एक सर होता क्या कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आता ही है। और दूसरा Right. बच्चा क्या होता है, देखिए कि कोई जान पहचान का बंदा दिख गया, तो फिर हाँ कि देखता है कि हाँ ये भी सीए कर रहा है, सर फिर साथ बैठने लगेगा, साथ आएगा हाँ जाएगा, और सर साथ हमसे टाइम वेस्ट बहुत होता है क्लास में। फिर अब लड़का तो होता है ना सर, कोई अच्छी मतलब किसी को कोई अच्छी लड़की मतलब पसंद आ गई किसी को कोई, तो फिर बैठ के हाँ उसका जगह फिक्स कर लेके हाँ वो आज टाइम यहाँ बैठेगा, पढ़ते पढ़ते ठीक है थोड़ा बात बात कर लेगा। हाँ सर ऐसा बहुत होता है सर, तो इससे अच्छा सर घर में पढ़ो, वो सब के लिए सर बाद में टाइम मिल जाएगा, ऑफिस राइट। वगैरह में मिल जाता है सर, ये तो है सर मतलब। हाँ हाँ सर, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहा था सर, मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है ये सब। बट ऑनलाइन में सर बहुत मतलब टाइम भी सर बहुत बचता है ना, मतलब कि रात को क्लास देखना, रात को देखो, जब देखना तब देखो, तो वही सर। मतलब सर ऑफलाइन में ऐसा होता था ना, अपन जब पढ़ाते थे तो हाँ। बच्चे लोग उनकी आंखें ऐसी रहती थी गेट से, बैठ गई बैठ राइट सर। गई। ये होता है। अगला क्वेश्चन आप सर। सर मतलब मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग क्या एडवाइस दोगे जो सीएस एस्पिरेंट्स है अभी, क्योंकि यार आज के सुपरस्टार आप लोग, ठीक है ना, सो यार एक एक एडवाइस सबकी तरफ से तो बनती है, एक की जगह दो भी दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो आपकी तरफ से एडवाइस बनती है कि जो सीएस एस्पिरेंट्स है आप लोगों के, सीएस ईटी के बच्चे हैं या जो सीएस एग्जीक्यूटिव में अभी है, जो भी जस्ट एंटर हुए हैं, सो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहते आपकी तरफ से, या क्या चीजें उन्हें फॉलो करनी चाहिए, क्या शेड्यूल उन्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, जस्ट एक एडवाइस फिजा। सर फर्स्ट थिंग, आप अपने आप को एनालाइज करो, अपने हिसाब से अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से एक शेड्यूल बनाओ जो आपके लिए कंफर्टेबल भी है, प्लस आपको आपकी स्टडीज के साथ हमेशा फोकस्ड रखे। सेकंड, अपने आप में बिलीव करो, क्योंकि आज मैं ये फील कर पा रही हूँ कि यस, अगर आप बिलीव करते हो तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड थिंग इज कि अपने मेंटर्स के साथ हमेशा उनकी गाइडेंस में रहो, तो ऑफ कोर्स आप अचीव करोगे। क्या बात है। यस हिमांशी। यस सर, बस ये है कि मतलब कि अपनी सारी चीज़ों को अपना टाइम टेबल बनाओ और सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज कुछ पढ़ा उसके बाद आपने 2-3 दिन वो सब्जेक्ट साइड कर दिया, उसके बाद आप दोबारा देख रहे हो फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा फिर आपने छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंट रहना है, ऊपर से मतलब कि
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी है, क्योंकि ना थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हमें आता है उसके बारे में, हमें पता भी होता है, बट जब हम वो आंसर लिखने बैठते हैं तो तब हमें समझ नहीं आता कि हम इसमें क्या लिखें। तो फिर हमारी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और पास्ट ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे कि आप एनालिसिस करके आपको पता लगता है कि हाँ कैसे कैसे टाइप के पेपर्स आते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आपको वो भी सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो बस है। ओके, यस मयूर, मेरे पास तो 5-6 चीजें होगी। बोल भाई, तो 5-6 बोल ले, कोई दिक्कत नहीं, कर ले, कोई बात नहीं है। एक तो पहली मैं बोलना चाहूंगा, डोंट ब्लेम अदर्स, खुद को अकाउंटेबल रखो। मैं ये चीज इसलिए कहना चाहूंगा, हर बार मैंने बहुत देखा है कि प्रवीण सर अच्छा नहीं पढ़ाते, सूरज सर अच्छा नहीं पढ़ाते, इतने सारे कमेंट्स देखे यहाँ वहां मैंने। ये वो चीज हो गई कि खुद नहीं कर पा रहे इसलिए दूसरों का नाम वहां पे डाल के बस अपने आप को बचा रहे हो। तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो, उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है उससे, सीरियसली नहीं होगा। जो नुकसान होगा खुद का होगा, क्योंकि हमने अपने आप को कन्विंस कर दिया है कि गलती मेरी नहीं, आई एम परफेक्ट, गलती तो मेरे टीचर्स की है। तो खुद को अकाउंटेबल रखो। ये चीज हर कोई आपको आपकी लाइफ में बताने ही वाला है, मैं वही कर दो कि अपने आप को अकाउंटेबल रखना है। दूसरा कि सी एवरी रीजन एज एन एक्सक्यूज जो आपको होल्ड बैक करता है। मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके ऊपर आप कॉन्कर नहीं कर सकते। उसको एक्सक्यूज मान के चलो कि हाँ ये मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे साथ ही होती, मैं पढ़ता पढ़ता और रात के 11 बज गए, अब लगता अरे बाप इतना थक गया मैं। लेकिन उस वक्त ये थॉट जबरदस्त दिमाग में लाना है कि यार क्या ये एक्सक्यूज नहीं है। कि ये भी बोल सकते कि सूरज सर ने 5 बजे तक मैराथन की, तो वो अगर 5 बजे तक अगर जाग सकते सुबह तक, तो मैं कम से कम 2 बजे तक तो जाग सकता हूँ एटलीस्ट उतना। तो उसके लिए ये रखो कि जो भी रीजन ऐसे बन रहे हैं कि जिससे हम पीछे रह जा रहे हैं, उसको एक्सक्यूज मान लो। तो आप ये करोगे अच्छे से, और अपने लिए बेंचमार्क सेट करो। यानी अपनी जो, सिर्फ ऐसा मत देखो कि पढ़ाई कैसे चल रही है। अगर मैं बोलूंगा मेरा AR18 आया, मेरा AR1 नहीं आया, तो मैं अपने लिए गलत बेंचमार्क सेट कर रहा हूँ, सिचुएशन गलत बोल रहा हूँ। ये भी देखना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये भी देखना चाहिए कि मैंने कौन सी सिचुएशन दी है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या थी, तभी मैं खुद को सेटिस्फाइड रखूंगा। वरना वही है ना कि किसी को लगा मैं पास भी हो गया तो मैंने मतलब दुनिया जीत ली, और किसी को मतलब AR सेकंड आया तो बोलेगा अरे यार वो फर्स्ट आया मैं नहीं आया। तो ये चीजें याद रखो, ये 2-3 चीजें। क्या बात है भाई, क्या बात। ग्रेट। यस, अक्षय। सर मेरे तो यही मतलब राय रहेगी कि रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करो, और जो आप रेगुलर क्लास में पढ़ते हो उसके थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना के रखो, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन आपको पूरा नहीं पढ़ सकते आप। जो आपके शॉर्ट नोट्स है उसी से आपको इलेबरेट करके वो लिखना पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड तो कोई नहीं लिख सकता, वो अपनी मेमोरी नहीं है उतनी, बट जितना आपको याद आना चाहिए, मतलब वो वर्ड पढ़ते आपको हिट होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था, वो सब एटलीस्ट ऊपर ऊपर से तो लिखना चाहिए। एंड बस वही बोलूँ। अल्टीमेटली सर ऐसा बोल सकते हैं कि एक दिन पहले ही हमको पढ़ाई पेपर के लिए नहीं करनी है, पेपर के एक दिन पहले के लिए करनी है। राइट। जो प्रिपरेशन करनी है पेपर के एक दिन पहले के लिए करनी है, कि ताकि हम पूरा कोर्स एक दिन में अच्छे से रिवाइज कर पाए। यही बोलना चाह रहे हैं अक्षय? यस सर, डेफिनेटली। यस सौरभ। और हाँ भाई अक्षय, एक सेकंड। और पास्ट पेपर अगर रेफर कर सकते हो तो वो करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। मुझे मतलब दिया था, पर्सनली बेनिफिट दिया था कि लाइक पास्ट पेपर से मुझे एक आइडिया था कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितना मतलब जो वीकली टेस्ट दिए उससे तो आए थे, लेकिन जो पास्ट पेपर थे उससे भी मुझे पता चला कि कितनी रिलेवेंट पॉइंट की मतलब उसमें आने चाहिए, लाइक मॉडल पेपर जो होते हैं वही। मुझे एक चीज ऐड करनी है। हाँ अक्षय, सॉरी मयूर बोल। मुझे ना जब मैं पढ़ता था तो मेरे से रीडिंग नहीं हो पाती थी, और मैंने जब ये लॉन्ग टर्म में सोचा तो मुझे ऐसा दिमाग में सही क्लियर हुआ कि अगर मैं CS बन गया तो मुझे चीजें क्या करनी। जब सर CS बन गए थे तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था, 1956 चला गया, तो सर के लिए चैलेंज क्या था कि वो चीज पढ़नी है और खुद से करनी है। तो कुछ भी कर लो, अब CS एग्जीक्यूटिव के मटेरियल्स रीडेबल नहीं है इतने अच्छे से, तो एक काम करना कि कोई भी दूसरी बुक लेना, रोज एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ना अपने CS एग्जीक्यूटिव के साथ, वो हैबिट डाल लेना, क्योंकि वरना लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर पास भी हो गए।
ओके गुड भाई। Right. ये सौरभ। सौरभ भाई। हाँ सर, हम मतलब एक मेरे को क्या लगता है, मतलब सर कॉन्फिडेंस जो होता है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट के लिए। तो उसके लिए सर 2-3 चीज हम लोग कर सकते हैं। एक तो ये कि सर ऐसा करो कि एग्जाम के दिन 2-3 बार रिवाइज कर सके। मतलब इतना शॉर्ट बना लो अपना नोट्स को, इतना क्रिस्प बना लो कि हाँ मेरे को ये प्रैक्टिकल करना है, ये थ्योरी मेरे को पढ़ना है, ये काम करना है, ये एग्जाम में नहीं आ सकता है, या लिख लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, या इस बार आ सकता है, ऐसा वैसा। मतलब सर ऐसा हो कि एग्जाम डे के दिन सुबह भी हम एक बार उसको पढ़ सके। तो सर ऐसा ही मतलब यही होता है, एक बार अगर हम पढ़ता है ना, तो सर हम जो लास्ट डे में जो सबसे पहले स्टार्ट किया था ना, वो मेरे को याद नहीं रहता है। बट उस दिन हम सुबह सब कुछ पढ़ लेना, तो वो मेरे को याद आता है। और राइटिंग प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब जितना ज्यादा टेस्ट देगा उतना सही रहता है। क्योंकि सर एग्जाम में फेल होने से अच्छा एक बार पहले फेल हो जाए, वो ठीक रहता है। पर अगर डायरेक्ट एग्जाम देगा तो फिर फेल ही होता है जनरली लोग, ये मतलब हम ऑब्जर्व किया है। तो वो चीज है। पहले प्रैक्टिस कर लो, बाद में फिर एकदम जोरदार मैच खेलेंगे। हाँ वो सर। क्या बहुत ही ओके। मयूर ने जब बताना स्टार्ट किया तो मयूर का एक पॉइंट आया यहाँ पे कि जब बोले हम फेल होते हैं या जब हम चीजें कर नहीं पाते हैं या जब ऐसा होता है कि मतलब पहले ही समझ में आ जाता है कि यार इस अटेम्प्ट में तो पढ़ाई नहीं करी, तो एक बोले काइंड ऑफ ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं कि बोले प्रवीण सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सूरज सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए बोले मैं फेल हो गया। तो एक ना यहाँ पे एक मैं पॉइंट मतलब आई डोंट नो कि ये चीज पर डिस्कस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि CS कार्ड इंडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो हमेशा से जो एजेंडा रहा है CS कार्ड इंडिया का, वो यही रहा है कि जो भी बच्चा अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल बनना चाहता है, CA CS CMA बनना चाहता है, वो बंदा इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और उससे मतलब बच्चों का प्यार जो है वो इतना 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 ज्यादा मिला कि आज प्राउडली मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि CS कार्ड इंडिया की जो अपनी फैमिली है वो 1,25,000 लोगों की यूट्यूब पे बन चुकी है और तकरीबन 1.5 लाख के आसपास CS कार्ड इंडिया की जो एप्स है वो डाउनलोड हो चुके हैं। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो मतलब ये प्राउडली कहा जा सकता है कि लगभग हर दूसरा या तीसरा बच्चा जो CS कार्ड इंडिया का स्टूडेंट जो है वो रहता है और पढ़ाई जो है वो करता है, फिर चाहे वो रेगुलर क्लासेस की बात करो, मैराथन की बात करो और एज द केस में भी, राइट। लेकिन बीच बीच में जब CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशंस की बारी आती है, जब बच्चों का CSWD का रिजल्ट आता है, तो ऐसी बहुत सारी जगह ना अलग अलग टाइप के एजेंडा चलाए जाते हैं। आई विल नॉट से एजेंडा, प्रोपागेंडा चलाए जाते हैं कि अरे CS कार्ड इंडिया ये करता है, CS कार्ड इंडिया वो करता है, CS कार्ड इंडिया बच्चों पे ध्यान नहीं देता है, CS कार्ड इंडिया CSWD में अच्छा पढ़ा के देता है, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव में आने के बाद में छोड़ देता है, बीच मझदार में छोड़ देता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल कि आप लोगों ने CSWD जो है वो भी CS कार्ड इंडिया से ही किया था, CS एग्जीक्यूटिव जो है वो भी आपने CS कार्ड इंडिया में ही किया। तो CSWD में बोलो या CS एग्जीक्यूटिव में बोलो, क्या CS कार्ड इंडिया आप सभी लोगों के साथ में वैसा ही था CS एग्जीक्यूटिव में भी जैसा CSWD में था, आखिरी पल तक, आखिरी पड़ाव, स्टार्टिंग विद फिजा? यस, मैं तो यही कहना चाहूंगी ऑफ कोर्स सर, CSEET से लेकर आज तक मैं सिर्फ CS कार्ड से मतलब पढ़ी हूँ और मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। हमेशा मतलब आप हमारे मेंटोर्स रहे हैं, आपने हमेशा गाइड किया है। कुछ भी अपडेट भी आती थी तो आप छोटी से छोटी अपडेट के बारे में बताते थे एंड यस, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हाँ, मतलब ऐसे सवाल उठते हैं लेकिन लोगों को अपने आप को भी देखना चाहिए कि क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हर CS का यही सपना होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी CS बनता देखे। तो कोई भी आपके लिए गलत नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए, उनके पास नॉलेज है तभी वो आपको आगे नॉलेज दे पा रहे हैं। तो किसी और को ब्लेम करने से बेटर है कि अपने आप में कमियां ढूंढें और उसे ठीक करें। राइट। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बोल देना चाहूंगा, मयूर को भी मैं बता दूं और बाकी भी जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो कुछ नेगेटिव बोलने वाले रहते हैं ना, जो नेगेटिव बोलने वाले रहते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि दे आर नॉट अ स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट, दे आर नॉट अ स्टूडेंट, दे आर सम काइंड ऑफ पीपल जिनका जिनका जो कहते हैं ना कि मतलब काम जो है वो या तो खुद नहीं कर रहे होंगे या उनका काम चल नहीं पा रहा होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे थॉट कि मतलब चलो एक काम करते हैं, इनका नाम खराब करते हैं, उससे शायद अपना काम जो है वो बन जाए, राइट। या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मतलब बेबी शायद स्टूडेंट होंगे जिनको जब पढ़ाई करना चाहिए था तो पढ़ाई नहीं किया,
लेकिन अब जब ये समझ में आ चुका है कि चीजें हाथ से निकल चुकी है, तो फिर वो देखते हैं कि मतलब किसके ऊपर मैं ये चीज डालूं कि यार मैं ये पास नहीं कर पा रहा हूँ। मम्मी पापा को जब जवाब देना होगा तो मैं क्या बताऊंगा कि किसकी वजह से नहीं हो पाया। मेरा तो हर बार ये बोलना रहता है कि यार वही सेम बैच है जिसके अंदर देयर आर पीपल जो ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहे हैं, देयर आर पीपल जो एग्जाम्पशंस लेके आ रहे हैं, देयर आर पीपल जो एक ही अटेम्प्ट के अंदर अपने एग्जाम्स को पास कर रहे हैं। बोथ ग्रुप दिया तो बोथ ग्रुप को पास कर रहे हैं, सिंगल ग्रुप दिया तो सिंगल ग्रुप को पास कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा क्यों नहीं कर पाएगा वो वाली चीज को, राइट? ओके, हिमांशी। यस सर। तो सर मैंने भी सी एस एग्जीक्यूटिव और सी एस एग्जीक्यूटिव दोनों सी एस कार्ट इंडिया से भी कर रहे हैं, और दोनों में मेरी पढ़ाई मतलब कि अच्छी ही हुई है। अगर कोई डाउट होता है तो फिर हम व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, डाउट सेशन भी होते ही है हमारे साथ में, वीकली टेस्ट वगैरह भी हो ही रहे हैं। तो फिर ऐसा तो कोई भी कभी भी इशू हुआ नहीं कि हमने आपको डाउट सेंड करा हो, उसका जवाब ना आया हो। कभी कभार लेट हो जाता है, बट लेकिन उसके बाद हमारे डाउट सेशन वगैरह भी होते ही है रेगुलरली लगभग, तो फिर हम उसमें भी पूछ सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में तो ऐसा कभी भी कोई इशू आया नहीं रिलेटेड। लेकिन कई बच्चे होते हैं कि मतलब कि अगर कुछ नहीं हो रहा, कई अफवाहें चल रही है, तो उससे रिलेटेड करके मतलब कि अगर हमारी सक्सेस नहीं हो पाई, कहीं कोई कमी रह गई, तो दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो बस वही है कि अपने अपने ऊपर हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि हाँ हमने कहाँ पे क्या कमी रह गई, हम क्या और कर सकते थे। तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले सबसे पहले खुद को देखना चाहिए कि कहीं हमारी कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई थी अपनी तैयारी को लेकर। तो दैट्स इट। ओके, मयूर। तो बोलूंगा मैंने 1 साल में एग्जीक्यूटिव कर लिया है सीएसईटी के साथ में। पिछले साल जून में सीएस कार्ड का मतलब पार्ट बना। मैंने ये चीज सर से पहले भी कही थी कि मैंने जून में शुरू किया, अगले जून में मैंने एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दिए और पास हो गया। अब ऐसा मैं तो ये बोलूंगा मैंने कहीं और से कुछ नहीं पढ़ा, जो सर ने दिया और खुद के नोट्स बनाए थे सब उससे, कहीं और से कुछ भी नहीं। बच्चे बोलते रहते यहाँ वहां देखा कि वहां से नोट्स लिए, यहाँ से किए, कुछ नहीं। सीएस कार्ड और खुद का थोड़ा एफर्ट, बस उसी चीज से मैंने 1 साल में किया है। तो फिर अगर ये कर पा रहा हूँ मैं भी, तो मतलब ऐसे कहाँ से कोई रीजन बन रहा है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे वगैरह, या फिर सर की वजह से नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें हुई। और मेरा वही एक्सपीरियंस है कि जब JIGL स्टार्टिंग में पढ़ रहा था चैप्टर 3, 4, 5, मुझे सर पे गुस्सा आया था कि सर ऐसा कैसे, मतलब सर सही से नहीं पढ़ा रहे वगैरह। बाद में जब थोड़ा मतलब पढ़ते चीजें समझ रही है, इंटरप्रिटेशन बढ़ गया, तब समझा कि कमी सर में नहीं थी ना, खुद में थी। चैप्टर ठीक है, चैप्टर डिफिकल्ट है, बट कमी खुद की पहले देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड इट डेफिनेटली। क्या बात है। अक्षय। यस अक्षय। मैं भी सर CSET से पार्ट हूँ। मुझे जो अच्छी बात लगी वो यही थी कि लाइक जो लेक्चर है वो ऐसे डिजाइन किए हुए कि पहले रेगुलर लेक्चर से, फिर सुपर 30 बैच हुई, फिर जो अमेंडमेंट्स क्लास हुई वो हुई, फिर मैराथन और बूस्टर भी थे, और 40 और रिवीजन बैच भी थी। सो वो ऐसा परफेक्टली डिजाइन था कि पहले 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, फिर 1 महीने में उसका पूरा रिवीजन, फिर मैराथन में फिर उसका रिवीजन, बूस्टर में उसका मतलब शॉर्ट में एक जैसे रिवीजन। सो वही सिलेबस कम से कम 3-4 बार तो एटलीस्ट वो रिवाइज अपने आप से हो जाता है। फिर स्टूडेंट अपने आप से करेंगे तो 1-2 बार, फिर 5-6 बार वही रिवीजन हो रहा है, तो और क्या ही चाहिए, मतलब ऐसे ही है। वही लगा मुझे। ओके, सौरभ। हाँ सर, मैं एक लॉजिक देना चाहूंगा। मतलब सर होता क्या, देखिए जैसे मतलब हम लोग सुनते थे मतलब पहले से कि बहुत टीचर्स के क्या होता है कि यूट्यूब पे कंप्लीट कंटेंट नहीं होते हैं, या वो आधा पढ़ाते हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते थे। तो अगर सर हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम सिर्फ यूट्यूब वीडियोस अगर नोट्स देखकर जो टेलीग्राम पर अपलोडेड है या यूट्यूब पर अपलोडेड है वो देखकर अगर हम रैंक ला सकते हैं, तो फिर क्लासेस में क्या कुछ नहीं होता होगा। मतलब सर ये सुनकर ही कोई समझ जाएगा सर। मतलब हम यूट्यूब देखा और हम आपका क्लास नोट्स पढ़ा था आप लोग का, वो पढ़कर हमको रैंक मिल गया, तो फिर क्लास में कंटेंट का कमी हो ही नहीं सकता सर, गलत पढ़ाया जा ही नहीं सकता। मतलब ये तो इलॉजिकल बात है सर। मतलब वही सर। मतलब क्या, थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी के सभी लोग यहाँ पे आए, और आने वाली जो जनरेशन आपकी है उस जनरेशन को आप सभी लोगों ने इतना अच्छा वैल्यू एडिशन जो है वो प्रोवाइड किया। एंड आई होप कि जो
नवंबर 2022 वाले बच्चे रहेंगे या जिनका एग्जाम अभी दिसंबर 2022 में होने वाला है, वो सारे बच्चे आपकी इन बातों से मोटिवेशन लेंगे और दिसंबर 2022 में काफी सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाने की कोशिश जो वो करेंगे, बोथ ग्रुप को पास करने की कोशिश जो वो करेंगे, और जिनका सिंगल ग्रुप होगा वो भी ये कोशिश करेंगे कि हम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। और एक चीज और आप सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से नसीहत वो ये कि जो डेडिकेशन के साथ में, जो एनर्जी के साथ में आप सभी लोगों ने ये पहला पड़ाव अपना पार किया है सीएस एग्जीक्यूटिव का, इसी डेडिकेशन को बनाए रखिएगा, सक्सेस को यहां मत चढ़ने दीजिएगा, और उसी डेडिकेशन के साथ में जो सीएस प्रोफेशनल का आपका एग्जाम रहेगा ना, जी जान लगा देंगे और उसको आप वापस से बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश वापस से वही करेंगे कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो आप लोगों को मिले, राइट, या कम से कम जो अगला आपका अटेम्प्ट आ रहा है जून 2023 वाला, उसमें सीएस का टैग जो है वो आपको हासिल हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस नाइट आई विल से, एंड हैव अ नाइस वीक आई विल से। और क्योंकि अभी आपकी जिंदगी जो है मेरे ख्याल से आज से पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, यू विल बी गोइंग टू कॉल फॉर योर लाइफ ऑल इंडिया रैंकर्स।